नमस्कार छात्रों। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 10 के पाठ 2 परमेय व्यंजक के बारे में पढ़ा था, जिसमें 2.1 प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली के अंतर्गत हमने परमेय व्यंजकों का जोड़, परमेय व्यंजकों का घटाना और उनका गुणा, इसके संबंधित सवाल शशि गुप्ता मैडम ने किए थे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए 2.3 प्रश्नावली जो चक्रीय क्रम पर आधारित सवाल हैं, बहुत मुख्य सवाल होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित परिभाषा, प्रश्न को विस्तार से आपको शशि गुप्ता समझाएंगे। मैडम नमस्कार। देखिए, चक्रीय क्रम, पहले इन्हें चक्रीय गुणनखंड करने के पहले हम ये देख लें कि चक्रीय क्रम क्या होता है। जैसे अगर कोई व्रत है हमारे पास और उस व्रत पर अगर 4 ये हमारे A, B, C, D ये 4 हमारे अगर व्यंजक बीजीय हैं और इनको जब हम घड़ी की विपरीत सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो आप देखना कि जो A बिंदु है वो कहाँ आ जाता है, B पर, और जो B है वो कहाँ आ जाता है, C पर, और जो C है वो कहाँ पे आ जाता है, D पर, और जो D बिंदु है वो पुनः फिर अपनी स्थिति A पर आ जाता है। अब इस प्रकार मैंने क्या देखा कि जब अगर वृत्त पे ये A, B, C, D 4 बिंदु होते हैं तो इनको जब हम घड़ी की विपरीत सुई की विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो A, B, C, D ये चारों अपने स्थान बदल लेते। मतलब जहाँ A था वहाँ D आ जाता है, जहाँ B था वहाँ क्या आ जाता है, A, और जहाँ C था वहाँ पर B आ जाता है, और जहाँ D था वहाँ पर C आ जाता है। इस प्रकार से A B पर पहुँच जाता है, B C पर पहुँच जाता है, और C जो है वो D पर आ जाता है, और D पुनः फिर से अपनी पोजीशन A पर आ जाता है। तो इस क्रम को बोलते हैं चक्रीय क्रम, कि जब ये घूमकर पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं तो इस क्रम को बोलते हैं चक्रीय क्रम। अब अगर इसी प्रकार से एक अगर व्यंजक लिया जाए, अगर ये कि A प्लस B प्लस C अगर एक ये व्यंजक है तो यहाँ पर आप देखिए कि एक व्रत है, व्रत पर ये तीनों व्यंजक को हमने तीनों बीजियों को लिया है A, B और C, और जब इसको घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब हम इसको घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, A हमारा B पर पहुँच जाएगा, और जो B है वो कहाँ पे पहुँच रहा है, C पर, और C कहाँ पे आ रहा है, A पे। इस प्रकार अगर इसको हम दूसरे वाले सर्किल में ये लिख कर दिखाएंगे तो जहाँ पर A था वहाँ पे क्या आ गया, C, और जहाँ पर हमारा B था वहाँ पे क्या पहुँच गया, A, और जहाँ पर C था वहाँ पर क्या पहुँच गया, B। तो इस प्रकार क्या देखा कि ये दोनों व्यंजक में ये दोनों जो आपके चित्र हैं कि A की जगह C आ गया है, B की जगह क्या आ गया है, A आ गया है, और C की जगह क्या पोजीशन आ गई है, A, B। तो इस प्रकार अगर जब हम इसे लिखेंगे तो ये व्यंजक के रूप में कैसा आएगा, C प्लस A प्लस B। अब आप ये दोनों व्यंजक देखो, A प्लस B प्लस C, और जब घुमाने के बाद जो रूप आया है वो दूसरा व्यंजक क्या आया है, C प्लस A प्लस B। अब ये दोनों व्यंजक को देखने से क्या दिख रहा है कि इनके रूप में तो कोई अंतर नहीं है, नहीं, यहाँ पर भी A है, इसमें भी A दिख रहा है, B और C इसमें भी है, B और C इसमें भी दिख रहा है। केवल सिर्फ यहाँ पे क्या बदल गया है, इनका स्थान बदल गया है। जैसे A की जगह क्या दिख रहा है, C, और B की जगह क्या लिख रहा है, B। तो जब अगर इन बीजों इन व्यंजक में अगर A की जगह C और B की जगह A और C की जगह अगर B लिखा जाए तो ये दोनों जो व्यंजक हैं इन व्यंजक में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तो कहने का मैडम A प्लस B प्लस C और C प्लस A प्लस B दोनों एक ही रूप के कहलाते हैं। हाँ, ये दोनों व्यंजक आप देखिए कि दोनों का रूप एक है, या ये कह सकते हैं दोनों समरूप है। और जब नया व्यंजक मूल व्यंजक के समरूप होता है तो इसी व्यंजक को मूल व्यंजक को हम चक्रीय व्यंजक कहते हैं। अब आप अगर चाहें तो एक परिभाषा के रूप में इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि किसी बीजीय व्यंजक में B के स्थान पर A और C के स्थान पर B और A के स्थान पर अगर C रखने पर प्राप्त नया व्यंजक मूल व्यंजक के ही समरूप हो तो उस मूल व्यंजक को चक्रीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले बताया था कि A प्लस B प्लस C था और
उसका जब हमने स्थान बदला था तो C प्लस A प्लस B मिला था, दोनों के रूप में कोई अंतर नहीं था। इसका मतलब है कि जो मूल व्यंजक था A प्लस B प्लस C, इसी को हम चक्रीय व्यंजक कहेंगे। अब अगर आप चाहें तो अब इसको एक मैं उदाहरण के द्वारा और दिखाऊंगी कि देखिए, अगर आपके पास ऐसा सवाल है कि अगर पुराना हमारे पास मूल व्यंजक हो AB प्लस BC प्लस CA, इसमें अब आप देखो, अगर B की जगह A रखा जाए और C की जगह B रखा जाए और A की जगह C रखा जाए, ये किस हिसाब से रखा था जो आपको पहले दिखाया था इस चित्र के अनुसार। ही देखो कि जो A था वो कहाँ पहुँच गया था, B पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, B की जगह क्या रख रहे हैं हम, A, और जो B था वो कहाँ पहुँच गया है, C पर। इसका मतलब क्या हुआ कि C की जगह हम क्या लिखेंगे, B, और जो C है वो कहाँ आ गया है आपका, A पर, तो जहाँ A होगा वहाँ क्या लिखेंगे, C। अगर ये मान हम इस मूल व्यंजक में रखेंगे तो रखने पे आप देखो आपको जो नया व्यंजक प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, A की जगह क्या लिखना है, C, तो ये लिखा C, और B की जगह क्या लिखना है, A, तो ये लिख दिया A। तो अब इसी प्रकार दूसरा देखो आप, प्लस B की जगह क्या लिखेंगे, A, और C की जगह क्या लिखना है, B, प्लस फिर C की जगह अब आप देखिए क्या लिखना है, B, तो ये C की जगह हमने क्या लिख दिया, B, और जो A है इस A की जगह हमने क्या लिखा, C। तो इस प्रकार से जो नया व्यंजक हमें मिला है वो क्या मिला, CA प्लस AB प्लस BC। और जो हमारा मूल व्यंजक है वो देखिए आप क्या है, AB प्लस BC प्लस CA। दोनों व्यंजक समरूप है। जब ये समरूप है, सिर्फ केवल इनके जो कहना चाहिए स्थान बदल गए हैं। जैसे AB यहाँ पहले पहला पद था, यहाँ पर जो AB है वो दूसरे पद में आ गया है। इसी प्रकार BC का भी जो दूसरे पद में था, जब नया हमको जो व्यंजक मिला उसमें तीसरे पद में आ गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये इसमें जब हमने ये मान रखे हैं तो केवल जो AB प्लस BC प्लस CA है इनके स्थान परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन इनमें दोनों समरूप हैं दिखने में। तो जब अगर ये नया व्यंजक मूल व्यंजक के ही समरूप होता है तब इस मूल व्यंजक को हम चक्रीय व्यंजक कहते हैं। अब आप चाहें तो इस प्रकार से कुछ एक आध सवाल में और रखकर देख सकते हैं। अगर एक सवाल ये है कि AB प्लस BC, A प्लस B प्लस C और प्लस C प्लस A, यहाँ पर भी अब देखिए आप कि A की जगह क्या लिखना है, C, तो ये मैंने लिखा C, और प्लस B की जगह क्या लिखना है, A, तो ये B की जगह क्या लिखा गया है, A, प्लस B की जगह क्या लिखा है, A, और C की जगह क्या लिखा गया है, B, तो ये प्लस B। इसी प्लस अब आप देखिए C की जगह क्या लिखा गया है, B, और A की जगह क्या लिखा गया है, C। तो इस प्रकार से ये जो नया व्यंजक हमें मिला है C प्लस A प्लस B प्लस B प्लस C, ये जो नया व्यंजक है हमारे मूल व्यंजक के ही समरूप है। सिर्फ केवल ये जो ब्रैकेट्स हैं A प्लस B, इनके स्थान बदल गए हैं, इसलिए जो मूल व्यंजक है यह हमारा कौन सा व्यंजक कहलाएगा, चक्रीय व्यंजक। ये हमारे, अब आप इस प्रकार से और उदाहरण लेकर सवाल बताएंगे मैडम कुछ? जी हाँ, प्रश्नावली के 2.3 प्रश्नावली के कुछ सवाल बताएं बच्चों को। हाँ, अब इस चक्रीय व्यंजक के पर कुछ सवाल हैं जिनके कि हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। और ये गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको देखिए, अब ये एक सवाल है 2.3 प्रश्नावली है, उसी का ये तीसरा सवाल है जो कि बहुधा परीक्षा में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हाँ, तो छात्र इसको टिक लगा लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में या छमाही तिमाही जो भी परीक्षा होती है, लोकल एग्जाम, इसमें अवश्य पूछा जाता है। अभी आप सवाल देखिए, ये हमारा चक्रीय व्यंजक है। सवाल है A स्क्वायर ब्रैकेट में B प्लस C प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट में C प्लस A और प्लस C स्क्वायर ब्रैकेट में A प्लस B प्लस 2ABC। इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट का क्या नियम है कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसका ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसमें क्या होगा, उसका गुणा। तो देखिए A स्क्वायर का गुणा B में हुआ तो क्या आ गया, A स्क्वायर B, फिर प्लस A स्क्वायर का गुणा C में हुआ तो क्या आ गया, A स्क्वायर C। इसी प्रकार आप दूसरे वाले ब्रैकेट पे आइए, प्लस B स्क्वायर का गुणा C में हुआ तो B स्क्वायर C, प्लस B स्क्वायर का गुणा जब A में हुआ तो B स्क्वायर
ए। इसी प्रकार तीसरे पे जब पद पे आए तो ये क्या आएगा, सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी और प्लस 2ab। ये हमारा ब्रैकेट खोलने के बाद रूप ये आएगा। अब देखिए कि जब ये रूप आ गया तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कि जो भी ए बी सी, इसमें 3 बीजी दिख रहे हैं आपको, इनको अब आपको किसी भी, या तो ए में या बी या सी, किसी को भी की भी घातों को हमको अवरोही क्रम में जमाना है। हाँ, तो मैडम यहाँ पे जैसे कि प्रश्न दिया है अपना ABC के रूप में जी, तो पहले हम यहाँ पे हम A की घातों को जमाते हैं हाँ, और फिर B की घातों को जमाते हैं, उसके बाद हम C की घातों को जमाते हैं। यदि सवाल का रूप यदि X, Y और Z के रूप में यदि दिया होता है सवाल, मतलब तब उसमें सबसे पहले हम X को लेके घटती घातों में जमाएंगे, फिर Y को लेके जमाएंगे और फिर Z को लेके जमाएंगे। ये प्रश्न 2.3 प्रश्नावली में जो 6 प्रश्न दिए गए हैं, किसी में ABC दिया गया है और किसी में X, Y, Z दिया गया है। छात्र यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे, ये जो भी मैडम प्रश्न कर रही हैं उसमें ABC लिया गया है, इसलिए सबसे पहले हम घातों के अनुसार A को घटते क्रम में हम जमाएंगे। A की घातों को अब आप देख लीजिए पहले इसमें से कि A की घात 2, एक यहाँ पे है और ये है, तो इनको हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर C। अब और देखिए अब आप A की घात 2 मेरे ख्याल से अब पूरे व्यंजक में नहीं है, तो अब हम A की घात 1 देखेंगे। तो वो एक देखिए आप, ये वाला पद है B स्क्वायर A और एक और है C स्क्वायर A। तो अब इसको लिख लेंगे हम B स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर A, और A वाले पद और ढूंढ लेंगे हम। तो देखिए आप, एक पद ये है 2ABC, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 2ABC। अब आप A की घातें जब ख़त्म हो जाए तो हम उसके बाद B की घातों को देखेंगे। तो अब आप देखिए कि जो हो चुके हैं, अब आप देखिए B स्क्वायर C ये बचा, तो इसको भी लिख लेंगे प्लस B स्क्वायर C, और एक कौन सा बचा, C स्क्वायर B प्लस C स्क्वायर B। यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि जितने हमारे पद हैं, जब इसको हम अवरोही क्रम में जमाते हैं तो हमारे पदों की जो संख्या है उसमें कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप गिन के देख लें कि आपका कोई पद छूटा तो नहीं जाए। अब जब ये इस प्रकार से जम जाए तो हम इनके समूह बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 7 पद है, इसलिए हम कैसे समूह बना रहे हैं, कुछ 2 के बना लेंगे और कुछ 3 के बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि A स्क्वायर वालों का मैं एक समूह बना लेती हूँ, और जो अकेले जिन पे सिर्फ A की घात है उसका एक समूह बना लिया। फिर अब जिनमें A नहीं है, एक समूह हमने उनका बना लिया। तो इस प्रकार देखो हमारे ये कितने समूह बन गए हैं, 3। अब जो ये तीनों समूह जो बने हैं, इन तीनों समूह में जो भी इसमें गुणनखंड कॉमन होगा या उभयनिष्ठ होगा उसको हम कॉमन निकालेंगे। तो अब आप देखिए कि जैसे पहला ने देखिए जो समूह था उसमें A स्क्वायर कॉमन है, देखना A स्क्वायर B है और प्लस क्या लिखा हुआ है A स्क्वायर C। इसमें अब आप देखो कि A स्क्वायर इस पद में कॉमन है, इसलिए हम A स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। और कैसे लिखेंगे अब इसको कॉमन निकाल के, A स्क्वायर और अंदर अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, A स्क्वायर बाहर निकल गया। यहाँ पे देखो अब आपने अगर A स्क्वायर छुपा देते हैं आप तो ये सिर्फ क्या दिख रहा है B, तो इसको B, फिर जो साइन होता है वो लिखा प्लस, यहाँ से A स्क्वायर जब निकल गया तो क्या बचा, ये C ब्रैकेट बंद। अब इसी प्रकार ये तीनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, A A A। A के अलावा यहाँ पर और कोई पद कॉमन नहीं है, इसलिए इस तीनों में से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, A। तो जो चिन्ह है पहले वो चिन्ह लगेगा और A कॉमन निकाला, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस यहाँ से A निकल गया तो क्या बचा 2BC ब्रैकेट बंद। अब तीसरे में समूह में देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, अगर B स्क्वायर निकालते हैं तो देखिए दूसरे वाले में जो समूह का दूसरा हिस्सा है उसमें B स्क्वायर नहीं है, और अगर C स्क्वायर निकालते हैं जो कि यहाँ पे है और इसके पास नहीं है, इसलिए जो दोनों के पास होता है वही कॉमन निकाला जाता है। तो आप देखिए कि BC जो गुणनखंड है वो दोनों में कॉमन है।
अब यहाँ से अगर बी सी निकल गया इसमें से, तो देखिए 2 बी थे पहले, अब 1 बचा बी और प्लस इसी प्रकार यहाँ पे क्या बचा सी। अब आप इसको देख लीजिए कि अब आप कॉमन लेने के बाद हमारे सवाल का रूप कैसा आ गया, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया बी प्लस सी प्लस ए इंटू ब्रैकेट में आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और प्लस बी सी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया बी प्लस सी। अब इस पद को आप पूरे सामने व्यंजक को देखो, इसमें अभी आपको सिर्फ बी प्लस सी 2 के ही पास कॉमन दिख रहा है। तो अब जो आपका जो सूत्र है ये दिख रहा है, इसको एक बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इस वाले सूत्र को आप अगर चाहें तो इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं कि ये कब मिलता है, अगर जब हमने b प्लस सी का जब हम होल स्क्वायर करते हैं। होल स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि b प्लस सी इंटू बी प्लस सी, ये जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो होल स्क्वायर करता है कि इस ब्रैकेट को हमको 2 बार लिखना है। ये जब गुणा होके किस रूप में आ जाता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc जो है, इसकी जगह हम b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको हम b प्लस सी इंटू बी प्लस सी, ये दोनों में से कोई सा भी एक रूप इसमें लिख सकते। तो अब हमारा सवाल का रूप देखिए, बिल्कुल वही का वही था कि बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसकी जगह अब हम मान रखेंगे। तो सूत्र के रूप में लिखने पर पहला पद में कोई चेंज नहीं किया, वैसा का वैसा लिख लीजिए आप, ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी प्लस ए, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस पूरे को जैसा कि अभी सूत्र के अनुसार लिखा हमने। और अब तीसरा हमारा क्या है, बी सी, अब ब्रैकेट में क्या आ गया बी प्लस सी। छात्रों एक ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैडम ने आपको बताया है, पर छात्र जनरली इसमें गलत करते हैं। आपने देखा भी होगा सवाल में कि मैडम ने बिल्कुल सही बताया है कि ये होगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको अपन इस तरीके से लिखा जाता है। पर सामान्यतः जब कॉपी हम चेक करते हैं तो छात्र क्या करते हैं जनरली कि इसको इस फार्मूले को ऐसा लिख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देते हैं, ये जो गलत हो जाएगा सवाल ऐसे में। और हमको लिखना क्या है उसका सही रूप, b प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमको इस बात पे ध्यान देना, b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये b प्लस सी का होल स्क्वायर का समझ गए कि b प्लस सी का ब्रैकेट का कितने बार गुणा है, 2 बार। तो चाहो तो अब इसको खोल के लिख लो, तो ये क्या आ जाएगा अब आपका ए स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, और इसको अगर लिखा हमने b प्लस सी इंटू बी प्लस सी, और तीसरा ब्रैकेट यानी क्या था हमारा बी सी, और ब्रैकेट में है b प्लस सी। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि इस पूरे व्यंजक में b प्लस सी जो ब्रैकेट है वो पूरा कॉमन है। देखिए इस पहले में पद में भी b प्लस सी है, दूसरे पद में भी b प्लस सी है, और तीसरे पद में भी b प्लस सी। तो जो बहुपद यानी व्यंजक में जो कॉमन होता है गुणनखंड, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो उसमें से जब हमने बाहर निकाल लिया तो b प्लस सी वाला जो फैक्टर था बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा अब आपका ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस सी, क्योंकि ये 2 ब्रैकेट थे, इसमें से एक बाहर निकल गया तो एक बचा, फिर प्लस इसमें से ये निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे बी सी। अब आपको क्या करना है कि फिर से जब ये कॉमन निकाल लें, अब जो आपके बड़े ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं आई हैं, जो व्यंजक आए हैं, उसका फिर से वही मतलब फिर से गुणा करेंगे। तो इस वाले जो पहला ब्रैकेट जो हमने कॉमन निकाला इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर अब हम इसको फिर से ब्रैकेट खोल के लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब इसको फिर से पहले हमने ए की घातों को अवरोही क्रम में जमाया था, अब हम यहाँ पे ये अगर ध्यान दें तो इसको हम b की घातों को अवरोही क्रम में जमा के लिख सकते हैं। तो अगर लिखा तो पहले क्या लिख लिया मैंने बी सी, फिर प्लस ए बी, फिर क्या लिखा ए सी और प्लस ए स्क्वायर। अब ये 4 हैं, इनमें से हमने ये 2-2 के समूह बना लिए हैं। अब इन 2 में जो कॉमन होगा वो हम निकाल लेंगे। तो b प्लस सी
ये है तो पहले ही था आपका। अब हम इसमें अंदर से इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बी, तो ये बी कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, सी प्लस ए। दूसरे वाले में आप देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, ए, तो ये ए निकाला तो क्या बचा, सी प्लस ए। अब आप देखिए जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है उसमें ये सी प्लस ए ये वाला गुणनखंड कॉमन है, तो अब हम इस गुणनखंड को कॉमन निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद अब हमारे सवाल का रूप कैसा आ जाएगा, जो हमारे पहले के थे वो वैसे के वैसे रहेंगे कि b प्लस सी ये एक रहा, और अब हमने क्या कॉमन निकाला, c प्लस ए। तो इसको जब बाहर निकाला, कॉमन निकाला, तो क्या लिखा हमने, c प्लस ए। तो अब जो एक कॉमन इन्हें बचा क्या, यहाँ पर बचा b प्लस ए। अब आप देखिए हमारे पास जो हमारा चक्रीय व्यंजक हम जो लिया था उसके गुणनखंड निकाल रहे थे, ये 3 गुणनखंड हमारे पास आ चुके हैं कि b प्लस सी, c प्लस ए और आया है b प्लस ए। और अब इसको हम चक्रीय रूप में जमाएंगे, क्योंकि ये चक्रीय रूप में जमा हुआ नहीं है, तो इसको कैसे जमा लेंगे, सबसे पहले यानी क्या आएगा, a प्लस बी। तो ये जो ब्रैकेट था इसको हम पहले नंबर पे लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। फिर इसके बाद क्या आएगा, b प्लस सी, तो ये b प्लस सी। अब तीसरा बचा हुआ क्या हो जाएगा, c प्लस ए। तो ये देखिए ये इसके चक्रीय गुणनखंड कहलाएंगे, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये इस प्रकार से इस सवाल का पूरा चक्रीय गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब आप अगर चाहें तो दूसरा और सवाल लेकर कर सकते हैं हम इसको। अभी तो ये पूरा सवाल जो था प्लस वाला था, अब एक सवाल और है जिसमें थोड़े कुछ माइनस के चिन्ह हैं। अगर इसको, ये पहला सवाल है 2.3 प्रश्नावली का पहला सवाल है छात्रों, यदि आपके पास किताब होगी तो आप अवश्य इसको मिला लें किताब से। ये पहला सवाल है। अभी जो मैडम ने सवाल किया ये तीसरा सवाल था, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पहला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, मैडम करके दिखाएं। तो अब इसमें भी वही काम करेंगे, पहले हम कोष्ठक खोलेंगे, तो कोष्ठक खोल के गुणा करके जो आता है वो लिख लीजिए आप। क्या आया, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। दूसरे में फिर करा गुणा, तो बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस क्या आया, सी स्क्वायर ए माइनस सी ए स्क्वायर। अब इसको वही कि चक्रीय ने घातों, एक ही घातों के घटते क्रम में जमाएंगे, एक ही घातों के अवरोही क्रम में इनको हम जमाएंगे। तो अब देखिए ए स्क्वायर यानी सबसे बड़ी घात 2 ही है, तो एक ही घात 2, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। तो इसको लिख लेंगे हम पहले कि पहले लिखा हमने ए स्क्वायर बी और फिर लिखा सी ए स्क्वायर। अब एक ही घात 2 ही जगह थी, अब हम एक ही घात 1 देखेंगे जो कि एक यहाँ है और एक ये है। तो अब हमने लिखा माइनस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए। अब आप देखिए कि ए जब ख़त्म हो गया, अब हमारी बी की बारी आई, तो उसके बाद अब हम ये लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर सी और माइनस क्या बचा हमारा, बी सी स्क्वायर। जब इनको हम घातों को जमा लेंगे, जमाने के बाद अब ये 6 पद हैं तो इनके हम 2-2 समूह बना सकते हैं। तो देखिए एक समूह इन 2 का बन जाएगा, एक समूह इसका बन जाएगा और एक समूह इस 2 का। अब इन समूह में जो गुणनखंड कॉमन होगा या उभयनिष्ठ होगा उसको हम बाहर निकाल। मैडम सामान्यतः क्या होता है कि यदि हम एक ही घातों के घटते क्रम में जमाएं तो एक कॉमन निकलता है। बी की घातों के घटते क्रम में हम जमाएंगे तो छात्रों आप देखेंगे जो पहले 2 पद हैं उसमें बी कॉमन निकलेगा, और सी की घातों के घटते क्रम में जमाएंगे तो सामान्यतः सी कॉमन निकलता है। यहाँ मैडम प्रश्न आपके सामने करेंगी। तो पहले जो 2 पद हैं उसमें पहले ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, फिर ए कॉमन निकलेगा, बाद में अन्य पद कॉमन निकलेंगे। यहाँ पे देखो अब आपने ए कॉमन अगर निकाल दिया उभयनिष्ठ तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर बाहर निकला, तो यहाँ क्या बचा अब आपका बी माइनस सी, और ये अब आप जो चिन्ह है वही लेंगे और इन दोनों में देखिए ए कॉमन है इसलिए ये ए लिखेंगे और अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे ये ध्यान दें कि ये जो आपका है
माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस गुणा होके ये प्लस हो जाता है, और जो ये प्लस और माइनस का गुणा होता है यहाँ क्या आ जाता है, माइनस। तो इन समूह में जो पहला चिन्ह है कोशिश यही करें कि वही चिन्ह लेकर उस व्यंजक यानी पद को बाहर यानी कॉमन निकालें। इसमें मतलब कहने का मतलब बेटा यदि माइनस साइन होगा तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, और धन साइन रहेगा तो अंदर के चिन्ह वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप आखिरी के 2 में देखिए, इसमें प्लस का चिन्ह लिया हमने और कॉमन क्या दिख रहा है, BC। तो जब हमने BC कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, B माइनस C। अब जब ये कॉमन निकल गया तो अब इसको भी देखिए, यहाँ पर भी आप पहला जो पद है उसको वैसा का वैसा लिख लीजिए। क्या लिखा हमने, A² ब्रैकेट में B माइनस C और माइनस A। अब यहाँ पे फिर से देखो कि ये भी एक हमको एक सूत्र के रूप में दिखता है। जैसे कि अब आपने जैसे अगर एक सूत्र देखा होगा, A² माइनस B² जब होता है तो इसको अब हम कैसे लिखते हैं, A प्लस B और कैसे A माइनस B। यहाँ पर अब देखो हमारा सूत्र क्या है, B² माइनस C² है, तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इसी की तरह, सिर्फ A की जगह यहाँ B है और B की जगह यहाँ क्या है, C। तो क्या आ जाएगा अब आपका B प्लस C और इंटू दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा B माइनस C। तो ये सूत्र को अब हम जरा यहाँ विस्तार से लिखेंगे। तो क्या लिखा, A वैसा का वैसा लिखा, और अब इस B² माइनस C² की जगह क्या लिख लिया, B प्लस C और B माइनस C। फिर तीसरा जो था प्लस BC और लिखा B माइनस C। अब आप पूरे व्यंजक में देखिए, B माइनस C, B माइनस C, B माइनस C तीनों में कॉमन है, इसलिए हम ये B माइनस C वाला गुणनखंड कॉमन लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, अब देखिए बच्चों, यहाँ से B माइनस C बाहर निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ A²। यहाँ पे देखिए B माइनस C ये बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस A इंटू B प्लस C। यहाँ से भी देखिए B माइनस C बाहर निकल गया तो क्या बचा, प्लस BC, ये ब्रैकेट बंद। अब ये फिर से ब्रैकेट अब आप हम खोलेंगे तो जो कॉमन लिया है पहले से वो वैसा का वैसा लिखेंगे कि B माइनस C ये ऐसा का ऐसा रहा अब हमारा, और अब इसको ब्रैकेट को खोल के लिखेंगे तो A² वैसा का वैसा, माइनस A का गुणा B में होगा तो माइनस AB, जब माइनस A का गुणा C में होगा तो माइनस AC और प्लस BC वैसा का वैसा है। अब ये हमारे 4 पद आ गए हैं, इसमें हम इनको जमा के लिख लेंगे पहले। तो जब इसको अगर हम अब जमा के B की घातों के रूप में जमा के लिख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले A की घात ली थी, इसलिए अब यहाँ पे हम किस रूप में लेंगे इसको, ने B की अवरोही क्रम में घातें जमाएंगे। तो जो ये B माइनस C है ये पहले से लिखा हुआ है, ये वैसा का वैसा रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर पहले कौन सा जमा दें हम, BC। तो ये मैंने लिया पहले BC। B वाले और कौन से पद हैं, एक पद ये है माइनस AB। अब B खत्म हो गया तो अब किसकी बारी आएगी, C की। तो पहले ये मतलब C। कहने का मतलब है कि पहले हम एक बार देख लें कि B के पद आ गए हैं, और B के पद जब हम पहले उनको लिख लेंगे तो बाकी जो पद बचा रहेगा उसको हम फिर जमा जमाएंगे के उनको। लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हमने लिखा माइनस AC, अब C भी खत्म हो गया तो ये प्लस A²। अब यहाँ पे ये 4 पद हैं, इनके भी हम 2-2 समूह बना लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अब जो ये हमने समूह बनाए हैं, इन समूह में हम कॉमन निकाल लेंगे कि पहला जो है B माइनस C, BC माइनस AB, इस समूह में क्या कॉमन दिख रहा है, B। तो जब हमने ये पहला जो है उसको तो ऐसा कैसा लिखते चले आना है, B माइनस C। अब आप इसमें से हम बड़े जो ब्रैकेट है इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो क्या कॉमन दिख रहा है, B जब हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, C माइनस A। इसी तरह अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, अभी आपको पहले ही बताया था कि जो चिन्ह हो आप वही चिन्ह कॉमन लें, और साथ में ये भी देखिए क्या इन दोनों में क्या कॉमन है, A। तो A माइनस A हमने बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा, C, और ये माइनस प्लस होके इंटू होके यहाँ क्या आ गया, माइनस, और यहाँ A की घात 2 थी, एक बाहर निकल गई तो एक बची जो कि हमने ये लिख ली। यानी कॉमन लेने पे हमारा आ गया ब्रैकेट के अंदर B इंटू C माइनस A
और माइनस ए कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया सी माइनस ए। अब देखो यहाँ पे सी माइनस ए ये गुणनखंड बड़े ब्रैकेट के अंदर कॉमन है, इसको अब हम फिर से बाहर निकालेंगे। तो जो पहले से लिखा चला आ रहा है उसको तो वैसा का वैसा लिखना है। अब हमने जो कॉमन निकाला है सी माइनस ए उसको निकाल लो। तो अब अंदर क्या बचा, यहाँ ध्यान से देखो, सी माइनस ए बाहर निकाल दिया तो आपका क्या बचा यहाँ बी। यहाँ से सी माइनस ए निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे माइनस ए। अब आप यहाँ पे देखो हमारे जो फैक्टर आए हैं वो क्या है, बी माइनस सी माइनस ए और ये वाला ब्रेक आया है बी माइनस ए। तो अब इसको चक्रीय क्रम में जमाना है, तो चक्रीय क्रम में जमाने के लिए हमें इसको किस रूप में लिखना पड़ेगा कि बी माइनस सी माइनस ए जो तो है, परंतु जो ये है ए माइनस जो बी माइनस है इसको हमको ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें से ये कॉमन निकाल दो क्योंकि ये तभी बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। दूसरा क्या हो जाएगा अब आपका बी माइनस सी और तीसरा क्या हो जाएगा सी माइनस ए। अब ये चक्रीय क्रम में जमाने की जरूरत क्यों पड़ी इन्हें, ए माइनस बी ही पहले क्यों लिखा, बी माइनस ए क्यों नहीं लिखा रहने दिया, क्योंकि जब हमने चक्रीय व्यंजक की जो परिभाषा पढ़ी थी तब हमने यही देखा था कि जब हम तीन ये व्यंजक जो बीजी होते हैं इनको हम जब इस डायरेक्शन में इनको घुमाते हैं तो देखिए ए के बाद क्या आता है बी, यानी कि ये क्या बनेगा ए माइनस बी। फिर बी के बाद ये क्या आता है सी, यानी दूसरा आप क्या बनना चाहिए बी माइनस सी। इसी प्रकार आप देखो सी कहाँ पहुँचता है ए के पास, तो यानी ये कैसा डायरेक्शन होना चाहिए सी माइनस ए। जब यह क्रम आएगा तो भी हम इसे चक्रीय क्रम कहेंगे। मैडम आपने यहाँ पे जो सवाल में आपने लिखा है एक जगह आपने चिन्ह बदला है, यहाँ पे ये माइनस क्यों चिन्ह है मैडम? ये इसीलिए कि जो ऊपर हमारा जो व्यंजक लिखा है उसमें देखिए आप b माइनस ए लिखा है जो कि चक्रीय क्रम में नहीं है, तो इसको हमको चक्रीय क्रम में जमाना है। जमाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा इसको a माइनस बी। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि a को हमको माइनस जो है उसको कॉमन निकालना है ना, इस रूप में इसको कॉमन निकाला है क्योंकि तो जब हमने इसको कॉमन निकाला माइनस साइन लेकर जो b माइनस ए था उसको हमने a माइनस बी के रूप में लिख लिया। क्योंकि अगर माइनस के हिसाब से अगर ये माइनस जो मैंने कॉमन निकाल के लिखा है इसको जब हम खोलेंगे तो हमारा सवाल का रूप क्या आएगा माइनस ए प्लस बी, या इसको कैसे लिख सकते हैं बी माइनस ए जो कि हमारे सवाल के रूप में दिया था। इसको उल्टा देखो तो इसको इस रूप में लिखा अगर या इसको इस रूप में लिखा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए ये माइनस साइन मैंने कॉमन निकाल के कहने का मतलब मैडम कि चक्रीय क्रम के सवाल दिए गए हैं हाँ। तो चक्रीय क्रम में जमाने के लिए जो पहला खंड आता है वो हमेशा ए माइनस बी का होता है। यदि सवाल में बी माइनस ए आता है, यदि हम पूरे सवाल को हल करें और जो अंतिम पद में यदि बी माइनस ए आ जाता है तो सवाल को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चक्रीय क्रम की जो परिभाषा है उसमें हमेशा जो पहला खंड होगा सवाल के अनुसार ए माइनस बी होगा, फिर बी माइनस सी और सी माइनस ए होगा, क्रम यही होगा। जैसा कि प्रश्न में आपने देखा कि प्रश्न में सवाल का जो रूप था यहाँ पे क्या लिखा था बी माइनस ए लिखा था सवाल में, और जो सवाल था मेरा उसका उत्तर में क्या होना चाहिए ए माइनस बी होना चाहिए। जब भी इन पदों को हम आपस में बदलते हैं तो ये ध्यान दें ए माइनस बी लिखा जाएगा और चिन्ह सामने यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। अंतर इनमें कुछ नहीं है, ये पहले जो प्रश्न का रूप था बी माइनस ए और ये जो ए माइनस बी लिखा है इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, केवल माइनस कॉमन लेके हमने यहाँ पे इनके पदों को बदल दिया है। ये पद ये चक्रीय क्रम में कहलाते हैं। सवाल ये भी सही है पर चक्रीय क्रम की परिभाषा के अनुसार पहला पद ए माइनस बी होना चाहिए, इसलिए माइनस चिन्ह को बाहर ले लिया गया है। यहाँ पे छात्र जरूर ध्यान देंगे, बहुधा सवाल जो गलत होते हैं इसी पद पे आके बच्चे सवाल को गलत कर देते हैं। यहाँ पे अवश्य ध्यान दें बच्चे। एक अन्य सवाल बताएंगे मैडम? जी देखिए अब एक और सवाल है जो कि छठवां सवाल है ये 2.3 प्रश्नावली का। अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। अब इस सवाल में कुछ ऐसा है जो आपको करने के बाद ही समझ में आएगा। देखो पहले वही काम करना है कि ब्रैकेट खोल के लिखना है। जब इसको ब्रैकेट खोल के हमने लिखा तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी और प्लस 3abc। ये हमारा ब्रैकेट खोलने के बाद रूप आएगा। अब इसमें एक काम, इसको ज़रूरी नहीं कि मैं एक ही अवरोही क्रम में जमाऊँ,
इसको हम इस रूप में जमा रहे हैं। छात्रों यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो छठवां सवाल है इसमें चक्रीय क्रम की अवधारणा सिद्ध नहीं होती है। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग हटके सवाल है। पहले जो 5 सवाल दिए हैं प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, उसमें चक्रीय क्रम के अनुसार सवाल तो हल होते हैं, इसमें क्रम के अनुसार जमाना नहीं पड़ेगा आपको। सब मैडम आपको करके मतलब दिखाएंगी। क्रम के अनुसार जमाएंगे तब भी ये हो तो जाएगा, पर काफ़ी लंबा लंबा होता है। सवाल हो जाएगा इसमें। तो इसको अगर थोड़े समय में हम कम स्टेप में कर लें तो वो देखिए आप इसको किस रूप में कर सकते हैं। तो ये सवाल अब हमारा ए स्क्वायर जो था बी प्लस ए स्क्वायर सी, इसमें पास मैंने लिख दिया ए बी सी। तो यहाँ पे मैडम जो 3ABC जो लिखा हुआ है उसके आपने 3 टुकड़े कर दिए जी। पहला टुकड़ा, हर एक टुकड़े को हर जगह आपने एडजस्ट करेंगे उसमें। साथ लिखते जाएंगे। लिखते जैसे जाएंगे। अगर ये पहले जब गुणा करके इसके पड़ोस में फिर मैं ए बी सी लिखूंगी, जो दूसरा अगर जो गुणा करके खोल के रखा उसके पड़ोस में, और ये तीसरा। तो इस प्रकार से 3 बार ए बी सी और ए बी सी तीनों को जोड़ते हैं तो 3ABC होता है। इसलिए हमारे व्यंजक में का जो स्वरूप है या जो रूप है वो बदलेगा नहीं। तो अब देखिए आप दूसरे में वही काम किया, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस 3 ABC। इसी प्रकार तीसरे में करा कि लिखा हुआ मैंने यहाँ पे सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी और प्लस ABC। इसी के साथ फिर मैंने लिख दिया प्लस ए बी सी। तो यहाँ पे छात्र ध्यान दीजिएगा कि पहले ब्रैकेट खोला और जो 3ABC था तीनों को हमने एक एक खंड के आगे लिख दिया है बांट के, है ना। अब जब देखिए अब इसमें भी हम 3-3 के समूह बना लेते हैं। तो आप पहले समूह में सिर्फ देख लीजिए क्या कॉमन दिख रहा है, कि क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, सिर्फ ए कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहले समूह में से जब हमने ए कॉमन निकाला तो यहाँ पर यानी क्या बचेगा, अब आप देखिए ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये कॉमन बचेगा। इसी तरह अब जो दूसरा था उसको यहाँ पे ये साफ नहीं दिख रहा, अगर मैं अलग से इसको लिखूँ तो ये रूप कैसा रहा था आपका, पहले यानी था आपका बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए और प्लस था ए बी सी। अब इसमें देखिए आप क्या कॉमन दिख रहा है आपको, बी देखिए बी स्क्वायर सी और क्या है बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर ए, क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, बी कॉमन दिख रहा है। तो जब बी कॉमन हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, बी कॉमन निकाला तो अंदर बचा बी सी प्लस बी ए और प्लस ए बी। अब इसी प्रकार जो तीसरा था उसमें आप देखेंगे, उसमें भी आप ध्यान से देना कि उसमें सी कॉमन है, AC कर दीजिए लास्ट वाले, ए बी प्लस AC। ये बी कॉमन निकल गया। तो अब आप जो इसी प्रकार जो तीसरा वाला था उसमें था सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, इसमें हमने सी कॉमन अगर निकाला है तो अंदर क्या बचेगा, अब आप देखो सी ए प्लस सी बी और प्लस ए बी, ये हमारा बचेगा। अब आप इसको ये देखेंगे तो ए बी ए सी प्लस बी सी, इसको ये प्लस के चिन्ह है इसलिए हम इनको इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, ए कॉमन रहा तो ये लिखा हमने ए बी, इसके बाद में बी सी लिख ले रही हूँ और प्लस इसको मैं सी ए करके लिख लेती हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ए सी लिखा या सी ए लिखा। तो ये अब दूसरे वाले को भी इसी तरह जमा के लिख लिया, बी पहले यहाँ पे भी देखो जो बी ए था इसको कैसे रूप में लिख लिया मैंने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ए सी को सी ए के रूप में। तीसरा वाला जो था सी, इसको भी जमा के लिख लो अब आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप इसमें देखो मैडम, मतलब कहने का मतलब आपका इस रूप में और इस रूप में कोई अंतर नहीं है, ये और ये चक्रीय क्रम में कहलाते हैं। ये आप वहाँ जैसे अगर एसी था आपका तो या तो जैसे अगर हमने क्रम में के जो नियम पढ़े हैं कि 3 का गुणा 2 में करें या 2 का गुणा 3 में करें 6 ही आता है। इसी तरह जैसे अगर एसी लिखा है और इसको अगर या सी ए लिखो, इसमें कोई अंतर नहीं होता। अब आप इसमें देखिए जो ये ब्रैकेट पूरा कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो, तो क्या निकाला हमने, ए बी प्लस
बी सी प्लस सी। ये बाहर निकाला तो अंदर ये पूरा बाहर निकल गया, तो क्या बचा यहाँ से ए, इसको ए, इधर से क्या बचेगा प्लस बी, और इधर क्या बचा प्लस सी। अब आप देख लो इसको, ला आपके गुणनखंड क्या आ गए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। एक गुणनखंड ये मिला और दूसरा गुणनखंड क्या मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये चक्रीय रूप में जमा ही हुआ है, इसलिए इसको जमाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो छात्रों आपने आज शशि मैडम के द्वारा आपने 2.3 प्रश्नावली का पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न और छठे प्रश्न को आपने विस्तृत रूप से हल करके मैडम ने आपको दिखाया। इसके पहले मैडम ने आपको चक्रीय क्रम की परिभाषा बताई थी, जिसमें कि ए बी सी के स्थान पर यदि हम क्रम बदल देते हैं तो सी ए बी लिखा जाता है, तो उसके क्रम बदलने पर चक्रीय क्रम की अवधारणा सिद्ध होती है। मैडम ने पहले आपको बताया था। और छात्रों, आपको ये पाठ कैसा लगा, इसके बारे में आप उत्तर सेटकॉम के माध्यम से आप प्रश्न कर सकते हैं, अपने शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। और फिर भी कोई कठिनाई रह जाती है तो सेटकॉम में आप प्रश्न करके या फ़ोन के द्वारा आप इसके अपने उत्तरों का प्रश्नों का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।